अच्छा, तो आज हम स्टार्ट करने लगे हैं अपना चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है इन्फेक्शन इन हॉस्पिटल। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि हॉस्पिटल में इन्फेक्शन किस तरह से फैलता है, क्योंकि हॉस्पिटल सबसे ज़्यादा बीमारियों की बड़ी जड़ होती है, क्योंकि यहाँ पर हर तरह का पेशेंट आता है। हमें नहीं पता कि वहाँ उसको कौन सी इन्फेक्शन है, कौन सी डिजीज़ है। जब हम उनको डील करेंगे तो वो किस तरह से वो इन्फेक्शन एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट में जाएगा, और दूसरा जो ऊपर काम करने वाले हेल्थ केयर प्रोफेशनल है, कोई टेस्ट लेने वाला मेडिकल टेक्नीशियन है, या फिर कोई सर्जरी परफॉर्म करने वाला ओटी टेक्नीशियन है, उसको किस तरह से वो जरासीम उसकी बॉडी में दाखिल होंगे और इन्फेक्शन काज करेंगे। तो सबसे पहली बात ये कर रही हैं पहले पैराग्राफ में कि आया कि हॉस्पिटल का इन्वायरमेंट एक ऐसा इन्वायरमेंट होता है जहाँ पर जरासीम सबसे ज़्यादा होते हैं। हमें नहीं पता जो मरीज़ हमारे पास आया है उसको कौन सी बीमारी है, आया कि वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से फैल सकती है या इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट से फैलेगी, और उसकी बॉडी में ऐसे कौन से अलामात हैं जो हमें बाद में शो होंगे। हमें ऐसे कौन से प्रिवेंटिव मेजर लेने हैं, मतलब हमें कौन से ऐसे इक़दाम करने हैं, हम उनका इलाज भी कर लें और उनके साथ साथ क्या करें, ख़ुद भी बीमारियों से बचें। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि आए कि इन्फेक्शन से हमें ख़ुद को किस तरह से रोकना है, और हमें ऐसे कौन से स्ट्रिक्टली रूल हैं उनको फॉलो करना है ताकि हम भी इन्फेक्शन से महफूज रहें। ठीक है, क्योंकि हॉस्पिटल में क्या है बेटा, हर वक्त मरीज़ आ जा रहे हैं, वहाँ हमारा बहुत ज़्यादा एक्सपोजर है इन्फेक्शन से। हमें उनसे कैसे डील करना है, ये सारा का सारा हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हैं कौन से फैक्टर कंट्रीब्यूट करते हैं कि हमें इन्फेक्शन लग सकता है। सबसे पहला फैक्टर ये होता है कॉम्प्रोमाइज़ इम्यून सिस्टम। जिसका इम्यून सिस्टम वीक होगा उसको सबसे ज़्यादा चांसेस होंगे कि उस पे इन्फेक्शन या उस पे जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जल्दी से जल्दी अटैक करें। ठीक है, अब इम्यून सिस्टम किन का वीक होता है बेटा, जिनके बॉडी के इम्यून सिस्टम में वाइट ब्लड सेल की कमी होती है, या उनकी खुराक ठीक नहीं होती, या वो पहले किसी थेरेपी से गुजर रहे होते हैं, तो उनके बहुत हाईएस्ट चांसेस होते हैं कि उनको इन्फेक्शन जल्दी लगेगा। ठीक है, दूसरा ये होता है कि अगर कोई इंसान उसके पास आ गया है जिसको इन्फेक्शन हुआ हुआ है, आप क्या करेंगे, उस प्रिवेंशन को फॉलो करेंगे। प्रिवेंशन कैसे है, पीपीई प्रोटोकॉल, अपने आप को पूरा कवर करके रखें। पीपीई कहते हैं बेटा प्रोटेक्टिव पर्सनल इक्विपमेंट। ऐसे इक्विपमेंट को फॉलो किया जाए जो कि हमें इन्फेक्शन से महफूज रखें। फ़र्ज़ करिए हमने किसी का टेस्ट लेना है, तो हम क्या करेंगे, अपने आप को पूरा कवर करेंगे। हम अपना लैब कोट पहनेंगे, इसके अलावा ग्लव्स पहनेंगे, गाउन पहनेंगे, अपनी आई पे स्पेक्टिकल पहनेंगे ताकि आंखों में जरासीम ना चले रहें, हेयर मास्क होना चाहिए और अपने स्पेशल बूट्स होने चाहिए, जिसकी वजह से क्या होगा, हमें जरासीम हमारी बॉडी में एंटर नहीं होगा, वो इन्वेसिव नहीं होगा। ठीक है, इसके अलावा हमें क्या करना है, अगर हमें पता चल जाए कि कोई बंदा किसी को इन्फेक्शन है, हम उससे एक तो सबसे पहला दूर रहें। दूसरा ये है, उनको कोशिश करें कि उनको आइसोलेट कर दें। क्या कर दें, आइसोलेट मतलब सेपरेट कर लें। और हमें ये चाहिए, जिस बंदे का इम्यून सिस्टम वीक है तो उसके साथ क्या करना चाहिए, हमें इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम कहते हैं, वैक्सीन लगवाना। किसी बंदे को ऐसे लगता है कि उसका इम्यून सिस्टम वीक है तो उसकी बॉडी में हम क्या करते हैं, एंटीबॉडीज़ को इंट्रोड्यूस कर देते हैं, ताकि क्या हो, जो बीमारी बाद में आएगी हम क्या करेंगे, उसको पहले वैक्सीन लगा देंगे, तो वो क्या होगा, उसका इम्यून सिस्टम क्या होगा, ठीक हो जाएगा, उसकी बॉडी उस जरासीम के लिए तैयार हो जाएगी। जब भी वो बीमारी उसकी बॉडी में लगेगी तो उसको इसका इफ़ेक्ट नहीं होगा। नेक्स्ट है इन्वेसिव प्रोसीजर। इन्वेसिव प्रोसीजर कहते हैं कि कोई चीज़ बॉडी में एंटर कर रही है, ठीक है, और जब वो कोई चीज़ बॉडी में एंटर करेगी, या वो कैनोला हो सकता है, कोई इंजेक्शन हो सकता है, कोई सर्जरी हो सकती है, कैथराइजेशन हो सकती है, इसकी वजह से भी क्या होता है, हमारी बॉडी में जरासीम इंड्यूस करते हैं। पैथोजन कहते हैं डिजीज़ काजिंग एजेंट्स। क्या कहते हैं बेटा, डिजीज़ काजिंग एजेंट। डिजीज़ काजिंग एजेंट वो एजेंट होते हैं जो कि बीमारी फैलाते हैं। उसमें बैक्टीरिया आ जाएगा, वायरस आ जाएगा, फंजाई आ जाएगा, कोई भी छोटा जानदार आ सकता है जो कि हमारी बॉडी में इंड्यूस हो। ठीक है, सेकंड पॉइंट ये होगा कि जिसमें जो हमारी चीज़ हमारी बॉडी में इंड्यूस कराई जाएगी वो क्या होगी, हमारी बॉडी में इन्फेक्शन के काजेज़ ज़्यादा काज करेगी। नेक्स्ट इसकी प्रिवेंशन ये हो सकती है, हम क्या करें, स्टेराइल टेक्निक को फॉलो करें। जो भी इंस्ट्रूमेंट, जो भी इक्विपमेंट यूज़ करें वो बिल्कुल स्टेरिलाइज होना चाहिए। प्रॉपर हैंड हाइजीन, हमें अच्छी तरह से स्क्रबिंग करनी चाहिए। उसके बाद जाके हमें
पेशेंट के साथ डील करना चाहिए। प्री ऑपरेटिव या प्री प्रोसीजरल प्रिपरेशन, आपने क्या करना है जब भी सर्जरी परफॉर्म करनी है या कोई ऐसा मेथड परफॉर्म करने लगे हैं तो उससे पहले प्रॉपर गाउनिंग करें, स्क्रबिंग करें और अपनी हाइजीन का पूरा ख्याल रखें, ताकि क्या हो, आप पेशेंट से आपको कोई इन्फेक्शन ना लगे और ना ही पेशेंट को वहाँ पर क्या हो, इन्फेक्शन का हो, क्योंकि जब तक आपकी इंस्ट्रूमेंट स्टेलाइज होंगे तब तक उनके भी इन्फेक्शन के चांस कम होंगे। नेक्स्ट है जी क्रॉस कंटेमिनेशन। क्रॉस कंटेमिनेशन कहते हैं कि पैथोजिन का एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होना। अब कैसे पैथोजिन ट्रांसफ़र होते हैं, पेशेंट से हेल्थ केयर वर्कर में जा सकते हैं या फिर वहाँ पर वो जो जगह है, ओटी है या जो भी आपका स्टेरिलाइजेशन की फील्ड है, वहाँ पर क्या हो सकती है, जरासीम एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो सकते हैं। अब इनको हम क्या करेंगे, प्रिवेंट किस तरह किया जाए, स्ट्रिक्ट हैंड हाइजीन, अपने हाथों को बार बार धोएं, स्क्रबिंग की टेक्निक फॉलो करें। इसके अलावा हम ये करेंगे यूज़ ऑफ पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, ये मैं पहले बता चुकी हूँ क्या होता है, एंड रेगुलर इन्वायरमेंटल क्लीनिंग, कि अपने आस पास का माहौल क्या करें, बिल्कुल साफ़ रखें। नेक्स्ट अभी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस क्या होता है, इसमें ये होता, रेजिस्टेंस का मतलब होता है रुकावट। कोई इंसान या कोई भी पेशेंट जब किसी एंटीबायोटिक का ओवर यूज़ करता है, मिस यूज़ करता है या इनअप्रोप्रिएट यूज़ करता है तो उसकी बॉडी में एंटीबायोटिक रेजिस्ट कर जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक इंसान ने बगैर किसी बीमारी के या फिर किसी के कहने पे एंटीबायोटिक खा लिया, अब उसकी बॉडी में वो उस एंटीबायोटिक ने क्या किया है, एक लेयर बना ली है या फिर एक रुकावट बना ली है। अब दोबारा से जब भी उसको कोई बीमारी होगी वही एंटीबायोटिक लेगा वो, तो उसको कोई असर नहीं होगा। तो इसके लिए उसको सेकंड जनरेशन या थर्ड जनरेशन की एंटीबायोटिक खानी पड़ेगी, क्योंकि अब वो वाला फार्मूला या वो वाली एंटीबायोटिक उसकी बॉडी पे असर नहीं करती। ठीक है, तो अब इसकी प्रिवेंशन के लिए ये है, सबसे पहला तो ये आप फजूल में एंटीबायोटिक ना खाएं और अपना डिस्क मेथड या फिर अपना टेस्ट कराएं कि आए कि आपकी बॉडी पे कौन कौन सी एंटीबायोटिक असर करेगी। ठीक है, नेक्स्ट है क्राउडेड सेटिंग। अच्छा जी, जो हजूम वाली जगह होती हैं, ओवर क्राउडेड प्लेसेस होती हैं, वहाँ पर क्या होता है, इन्फेक्शन बढ़ने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो ऐसे करें, आप प्रॉपर स्पेसिंग को फॉलो किया जाए, वहाँ पर पेशेंट का फ़्लो उनके हर डिपार्टमेंट को अलग किया जाए, ताकि क्या हो, इन्फेक्शन के चांसेस कम से कम हो। कंटेमिनेटेड मेडिकल इक्विपमेंट, अब क्या है कि आपने किसी की सर्जरी परफॉर्म की है या फिर आपने किसी का टेस्ट लिया है, तो आपने प्रॉपर स्टेरिलाइज चीज़ों से एक तो सबसे पहले टेस्ट लें। दूसरा ये करें कि आप जिस जगह पे टेस्ट ले रहे हैं या फिर आपने कोई सर्जरी परफॉर्म की है, वो सब मेडिकल इक्विपमेंट को क्या करें, प्रॉपरली स्टेरिलाइज करें, ताकि आप करें, आपको क्या हो, जो भी आप